नमस्कार दोस्तों, आज हम दरअसल बात करने वाले हैं कैंसर डिटेक्शन के मेथड्स की। यानी वो क्या क्या मेथड्स होते हैं जिनके बलबूते पर एक डॉक्टर ये पता कर पाता है कि इस व्यक्ति को वास्तव में कैंसर है भी या नहीं है। तो कैंसर डिटेक्शन का मेथड दरअसल इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का कैंसर है। जैसे अगर वो बोन मैरो टिश्यू से रिलेटेड कैंसर है तो ब्लड एग्जामिनेशन, बायोप्सी वगैरह करवाते हैं। अगर वो इंटरनल ऑर्गन का है तो उसके लिए हम रेडियोग्राफी, जिसमें एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह आते हैं। और साथ साथ में अगर वो ब्रेस्ट का कैंसर है तो उसके लिए फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम सबसे पहले एक एक करके बारी बारी हर किसी को समझते हैं, ठीक है। अगर आप ये लेक्चर कायदे से देखेंगे तो फिर इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी की लाइनों को समझने की कोशिश करेंगे तो वो आपको बेहद आसानी से समझ में आएंगी। तो आज हम बात करते हैं डिटेक्शन ऑफ कैंसर की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख रखा है ब्लड एग्जामिनेशन। तो ब्लड एग्जामिनेशन करवाया जाता है ल्यूकेमिया के लिए। ल्यूकेमिया मैंने आपको बताया था कि एक दरअसल बोन मैरो टिश्यू से रिलेटेड कैंसर है। यानी जो हम आम लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि ये ब्लड का कैंसर है, बल्कि ये बोन मैरो टिश्यूज़ का कैंसर यानी ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज़ का कैंसर है। बोन मैरो टिश्यू में क्या होता है कि बोन में एक मैरो कैविटी होती है जिसमें बोन मैरो टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसमें होती हैं स्टेम सेल्स होती हैं दरअसल ब्लड फॉर्मिंग सेल्स, और उनमें होती है एक ल्यूकोसाइड प्रिकर्सर सेल जिसका काम होता है ल्यूकोसाइड को बनाना या फिर WBC को बनाना, जिसको हम हिंदी में श्वेत कोशिका कहते हैं। तो जैसे ही ल्यूकोसाइड में एक रैपिड, एक्सेसिव और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है तो WBC जो कि उसका काम है प्रोड्यूस करना, उसको एक ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस करती है। तो उसका नंबर जो कि 100 ml ब्लड में 6000 से 8000 होना चाहिए, वो उस 6000-8000 के नॉर्मल रेंज को तोड़ करके 1 लाख से अधिक पहुँच जाती है। तो इस वजह से हम ब्लड में उसको डिटेक्ट करते हैं। यदि वो 1 लाख से अधिक है तो हमें लगता है शायद वो पेशेंट ल्यूकेमिया का पेशेंट है। ल्यूकेमिया जो एक तरह का कैंसर होता है। तो फिर लेकिन ये इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है बायोप्सी। अब बायोप्सी में क्या होता है उसको हम नीचे मेंशन कर रखे हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। बायोप्सी यहाँ पर आपका, तो इसको हम बाद में समझते हैं कि बायोप्सी क्या होता है, ठीक है। तो बायोप्सी एक श्योर कन्फर्मेटरी टेस्ट है। डॉक्टर ल्यूकेमिया में बस इतना अंदाज़ा लगा सकता है ब्लड के सैंपल को देख के, हो सकता है वो कोई अलग डिजीज़ हो, ठीक है। और वैसे भी एक्यूट इन्फेक्शन में, छोटे मोटे इन्फेक्शन में, चूँकि वाइट ब्लड सेल का काम ही होता है, उनको हम शरीर का सिपाही कहते हैं, तो उनका लड़ना काम होता है। तो उनका जब कोई शरीर में एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो उनका नंबर थोड़ा सा बढ़ जाता है। 6000 से 8000 100 ml ब्लड में होनी चाहिए, तो 10, 12, 13 हो जाता है, ठीक है। पर लेकिन ल्यूकेमिया के केस में ये 1 लाख से अधिक दिखते हैं, पर फिर भी हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाने के लिए बायोप्सी करवाते हैं। बायोप्सी दरअसल वह केंद्र होता है जहाँ टिश्यूज़ का परीक्षण किया जाता है कि वास्तव में ये इसमें कैंसरस सेल्स हैं भी या नहीं है, ठीक है। अगली हम बात करते हैं रेडियोग्राफी की। ब्लड एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक और बात है, इसमें दरअसल अगर कभी अल्फा फीटोप्रोटीन आ जाए तो वो इंडिकेट करता है लीवर कैंसर को, और दूसरा है अगर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं तो प्रोस्टेट कैंसर को इंडिकेट करते हैं। टेस्ट तो वो ब्लड का है, लेकिन 2 चीज़ों को और इंडिकेट कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया लीवर, दूसरा बताया प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं और लीवर कैंसर के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन इंडिकेट करता है। अगली बात मैंने लिखी है रेडियोग्राफी यानी इमेजिंग टेक्निक। इसमें इमेज की सहायता से हम पहचानने की कोशिश करते हैं। ये दरअसल हमारे इंटरनल ऑर्गन के लिए इस्तेमाल होती है इमेजिंग टेक्निक से रेडियोग्राफी। इसमें होता है एक्सरे। एक्सरे में हम नॉर्मल एक्सरेज का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की 2D इमेज एक फिल्म पर निकालते हैं, जिससे हमें हेल्प मिलती है समझने में चीज़ों को। दूसरा है CT स्कैन, जिसको हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं। इसमें एक्सरे का इस्तेमाल होता है। एक्सरे का आयनाइजिंग रेडिएशन है, बस फ़र्क यही होता है कि इसमें 3D इमेज क्रिएट होती है और वहाँ पर 2D इमेज क्रिएट हो रही थी। दोनों में ही एक्सरे का इस्तेमाल होगा, बस ये फ़र्क होता है कि ये हार्डर इंटरनल ऑर्गन के लिए इस्तेमाल की जाती है। और वहीं जो MRI होती है, जिसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, इसमें भी 3D इमेज क्रिएट होती है, लेकिन इसमें किसी आयनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें एक्सरे का इस्तेमाल नहीं होता है, और एक्सरे का इस्तेमाल न होने की वजह से इसको हम सबसे सेफेस्ट टेक्निक मानते हैं। यानी इसमें कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई भी रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका खतरनाक न होने को हम कहते हैं ये नॉन इन्वेसिव है। ये सेफेस्ट है, ये नॉन इन्वेसिव है। और बस कंप्यूटेड टोमोग्राफी में ये हार्डर इंटरनल ऑर्गन के लिए इस्तेमाल हो जाती है, और MRI में ये जो है ये सॉफ्टर इंटरनल ऑर्गन के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इमेजिंग टेक्निक इंटरनल ऑर्गन के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो ये एक्सरे, CT स्कैन और MRI। एक्सरे में एक्सरे इस्तेमाल होती है, CT स्कैन में भी एक्सरे इस्तेमाल होती है, लेकिन MRI में एक्सरे इस्तेमाल नहीं होती। इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल होता है। सबसे सेफेस्ट MRI है। तो एक्सरे और CT स्कैन के ऊपर हम MRI को प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात रही हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ की। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ का मतलब होता है टिश्यूज़ की स्टडी करना, ठीक है। इसमें आपके 2 टेक्निक आएंगी, एक बायोप्सी आएगा, दूसरा FNAC आएगा, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी।
बायोप्सी एक श्योर कन्फर्मेटरी टेस्ट है, क्योंकि सिर्फ ब्लड में सेल्स के बढ़े हुए नंबर को देख करके हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, उसके आगे बायोप्सी करना होगा। बायोप्सी में दरअसल होता क्या है, मैंने लिख रखा है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर बोर्ड से हम समझ लेंगे। बायोप्सी में दरअसल होता क्या है कि डॉक्टर को जितने टिश्यू के जितने हिस्से में शक होता है कि यहाँ पर कैंसर हो सकता है, तो वो उस पूरे को काट के निकाल लेता है, एक सैंपल बना के उसको बायोप्सी में भेजता है। बायोप्सी में उस पूरे सैंपल को थिन पीसेस में काट लिया जाता है। उन पीसेस को काटने के बाद उनको डाई से स्टेन किया जाता है। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। यदि टिश्यूज़ की सेल्स में कैंसरस सेल्स की प्रॉपर्टी पाई गई तो मतलब उसमें कैंसर है। कैंसरस सेल्स और नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत बेहतर तरीके से बता रखा है। कैंसर सेल में प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं शो होती है। इसमें ऑन्कोजीन होता है, हाईली एक्टिव होता है, ट्यूमर सेपरेटर जीन लेस एक्टिव होता है, और मैंने बताया था टेलोमरेज एक्टिविटी बड़ी हाई होती है। एमएससी जीन, एमएससी प्रोटीन भी नहीं सिंथेसिस करता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ कैंसरस सेल्स की होती हैं। अगर ये सारी पाई गई तो मतलब कैंसर है, ठीक है। तो यही मैंने लिख रखा है, पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू टेकन आउट, कट इनटू थिन सेक्शन, स्टेनिंग विद स्पेसिफिक डाई एंड स्टडी स्लाइड्स अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सबसे पहले उतने टिश्यूज़ के हिस्से को डॉक्टर काट लेता है, उसको सैंपल बना के बायोप्सी भेजता है। बायोप्सी में उसको थिन सेक्शन में काटा जाता है। फिर उसके बाद उसकी स्टेनिंग की जाती है स्पेसिफिक डाई के साथ। फिर उसके बाद उसको पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जो है उसकी स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। अगर टिश्यूज़ की सेल में कैंसरस प्रॉपर्टी पाई गई तो उसको हम समझ सकते हैं कि उसमें कैंसर है। अगली बात हम करते हैं एफएनएसी की, जो भी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के अंदर आता है। एफएनएसी का मतलब वो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसको प्रीफर किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। दरअसल जो ट्यूमर होता है उसमें से एक नीडल की सहायता से जो उसका फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर उसके बाद उसको फिर बायोप्सी में ही भेजा जाता है। और जो बायोप्सी का पूरा प्रोसेस होता है, यानी उसको जो है कि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है भी या नहीं है, ठीक है। तो पहले तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी से उसके फ्लूइड को, ट्यूमर के फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर बायोप्सी प्रीफर किया जाता है, ठीक है। अगली बात रही मॉडर्न टेक्निक की। तो मॉडर्न टेक्निक में होता क्या है कि यहाँ देखा जाता है कि दरअसल जो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन है उनके लिए एंटीबॉडीज़ बन रही हैं या नहीं। अगर बन रही है तो उनको डिटेक्ट करके एग्जामिन किया जाता है, ठीक है। बस इतना सही है। और मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात बताई थी कि जो कैंसरस सेल होती हैं वो इतना फास्ट, रैपिड, अनकंट्रोल्ड डिवीजन करती हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि उनके अंदर का एमएससी जीन एमएससी प्रोटीन बना सके। एमएससी प्रोटीन आई कार्ड की तरह सेल्स के लिए काम करता है, जिससे जो की टिलर सेल्स होती हैं वो पहचान लेती हैं कि यह हमारे बॉडी का है या नहीं है। तो चूँकि कैंसरस की सेल्स पर एमएससी जीन प्रोटीन सिंथेसिस किया नहीं है तो उनके ऊपर एमएससी प्रोटीन होगा नहीं। तो जो कैंसरस जो टी किलर सेल्स होंगी वो कैंसर सेल को किल करती हैं, लेकिन फिर भी उनके डिवीजन का रेट इतना हाई होता है कि वो जो है एक कैंसर फॉर्मेशन कर लेते हैं। वहीं नॉर्मल सेल्स में, जिनमें नॉर्मल डिवीजन और ग्रोथ होता है एक रेगुलेटेड मैनर में, उनके अंदर का जो एमएससी जीन होता है वो एमएससी प्रोटीन बना लेता है। तो उनकी सेल की सरफेस पे एमएससी प्रोटीन दिखता है जो कि आई कार्ड की तरह एक्ट करता है। तो जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो बी एन टी लिम्फोसाइट्स की किलर टी सेल्स हैं, वो उसको किल नहीं करती हैं, ठीक है। ये रहा। तो ये सारी बातें मैंने बता दी है कैंसर डिटेक्शन और डायग्नोसिस से लेकर के। तो अगर आप इतना सब कुछ कायदे से नोट करके एक एक चीज़ को कायदे से समझ लेते हैं, वीडियो को एक बार दो बारी देख के अगर नहीं समझ में आता है, फिर आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। तो मैंने कैंसर के टॉपिक को बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स में और टॉपिक वाइज, जैसे डिफरेंस बिटवीन ट्यूमर सेल, नॉर्मल सेल, कैंसर का डिटेक्शन, फिर टाइप्स ऑफ कैंसर, छोटे छोटे मतलब वीडियोज़ में कवर किया है, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। पहले लेक्चर्स को देख लीजिए, फिर उसके बाद एनसीईआरटी को समझिए, फिर एनसीईआरटी आपको आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।